क्लास 10। आज हम इस क्लास में हमने लास्ट क्लास में जहां छोड़ा हुआ था आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के बारे में बताया था कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना है, शॉर्ट ट्रिक बताया था। अब आज हम उन्हीं एंगल्स की बात करेंगे कि वो ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूव होते हैं, किस तरीके से हम ज्योमेट्रिकली ये प्रूव करें कि सपोज साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये सब ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूव होते हैं आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकली 0 डिग्री का प्रूफ करते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है या फिर कॉस 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। ठीक, इसको पढ़ने से पहले हमें ये चीज मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये सबको मालूम है, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस इसी डेफिनेशन का हम इस्तेमाल करेंगे और हमें सारे एंगल्स पता हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम साइन की अगर बात करें, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बाकी जो चार और हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, tan, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब के सब साइन और कॉस पे डिपेंड करते हैं किसी न किसी तरीके से। तो अगर हमें साइन कॉस की वैल्यू मिल जाए तो हम बाकी की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में साइन और कॉस का ही हम कर रहे हैं। क्लियर? अब देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे, एक रे बनाते हैं। सपोज हम अभी किस एंगल के लिए बनाने जा रहे हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, इफ थीटा इक्वल्स टू 0। तो देखो अगर हम एक रे बनाए, ये हमारा एक रे हो गया, और इस रे को रेडियस मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस रे को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ एक सर्कल ड्रॉ करते हैं अगर, तो मान लिया इस रे का ये इनिशियल पॉइंट है, तो ये सेंटर हो जाएगा हमारा, और सपोज ये टर्मिनल पॉइंट है, इसको हमने ए मान लिया। अब सपोज एट टाइम t इक्वल्स टू 0 ये ए पे है। अब कुछ समय के बाद सपोज ये यहां पे आ गया बी पे, ये हमारा रे हो गया। कुछ समय के बाद, पहले यहां पे था और कुछ समय के बाद वो इस बी पे आ गया सपोज। तो जैसे ये बी पे आएगा तो ये एंगल हमारा घूम जाएगा कितना, थीटा एंगल से। यही एंगल हमारा थीटा है। क्लियर? अब हमें थीटा इक्वल टू 0 चाहिए। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा जो रे ओबी है वो ऊपर जाए ही ना, वो नीचे ही रहे। मतलब ये जो ओबी रे को हम जैसे जैसे नीचे करते जाएंगे तो ये जो थीटा की वैल्यू है वो कम होती जाएगी, और जैसे ही ये ओ ए पे पूरी तरह से कोइंसाइड कर जाएगा तो ये थीटा की वैल्यू जो है हमारी 0 हो जाएगी। यही कंसेप्ट है। तो देखो जब ये बी पे था सपोज, तो अगर हम यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसके बाद सपोज हमें थीटा इक्वल टू 0 चाहिए, तो हम क्या करते जाएंगे कि ये जो ओबी रे है इसको हम
डिक्रीज करते जाएंगे। तो सपोज थोड़ी देर के बाद हमारा जो रे है वो यहां पे आ गया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। सपोज ये हमारा सी है और फिर उस केस में ये हमारा थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब इसी तरह अब थोड़ी देर के बाद सी से हट के ये डी पे आ गया। सपोज ये डी पे आ गया, तो अब ये रे इस तरीके से हो जाएगा और ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अब हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो देखो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो भी धीरे धीरे घट रहा है। जो हमारा ये हाइट है उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। जैसे ही ये जो रे है वो ओ ए की तरफ जैसे जैसे झुकता जाएगा वैसे वैसे ये जो हाइट है वो हमारी छोटी होती रहेगी। क्लियर? और जैसे ही ये ओ ए पे पहुंच जाएगा पूरी तरह से, ये जो ओडी है ये जब तक पूरी तरह से ए पे पहुंच जाएगा तो हमारा थीटा 0 हो जाएगा और उस केस में जो हमारा परपेंडिकुलर हाइट होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है? परपेंडिकुलर हाइट तो तब ना होगा जब ये OD जो है वो थोड़ा सा OA पे कोइंसाइड ना करे। अगर OA पे कोइंसाइड कर जाएगा तब तो ये OD और OA सेम हो गया, और जब दो लाइंस दो रेस सेम है तो फिर उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 हो गया। ठीक है ना? तो इस तरह से हम कहेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है? तो अब साइन 0 की वैल्यू अगर हम निकालें, साइन 0 कब होगा? जब ये OD OA पे कोइंसाइड कर जाए, और उस केस में जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा? 0 हो जाएगा। 0 अपॉन, और ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये जो ट्रायंगल इसका हाइपोटेन्यूज OD है वो एक्चुअली हमारा फिर OA के बराबर हो जाएगा, और फिर वो उसको हम रेडियस बोल सकते हैं। तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन r, यानी कि साइन 0 इज इक्वल टू 0। 0 को किसी से भी चीज से हम डिवाइड करें, अगर वो नॉन जीरो है तो वो कितना होगा? 0 ही हो जाएगा। इसलिए साइन 0 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? अब इसी तरह इसी में हम साइन थीटा, साइन 0 की जगह अगर हम cos 0 निकालना चाहें तो कैसे होगा? तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है? देखो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब इसमें हम बेस कैसे डिफाइन करें? तो देखो जब हमने OB ले था तो हमारा, इसको अगर हम नाम दे दें कुछ EFG, इन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया। अब इस OBE में हमारा बेस है OE और हाइपोटेन्यूज है OB। ठीक है ना? बेस है हमारा OE और हाइपोटेन्यूज है OB। इसी तरह जब ये B से C पे आया तो हमारा बेस कितना हो गया? OF। ठीक है? और हाइपोटेन्यूज हो गया OC। इसी तरह जब ये D पे आया तो हमारा बेस हो गया OG और हाइपोटेन्यूज हो गया OD। क्लियर? अब इसी तरह जब हमारा हमें cos 0 की वैल्यू निकालनी है तो थीटा तो 0 हो गया, इसका मतलब ये जो OD है वो OA पे आ गया, है ना? और जब ये OD OA पे आ जाएगा तो ये जो हाइपोटेन्यूज है वो पूरा का पूरा OA के बराबर हो जाएगा, और जो हमारा ये जो बेस OG है वो भी खिसकते कहां पे पहुंच जाएगा? इस पॉइंट A पे। क्लियर? तो इस केस में यानी कि थीटा इक्वल टू 0 के केस में जो हमारा बेस होगा वही हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है? तो जो हाइपोटेन्यूज है वो कोइंसाइड कर जाएगा बेस के ऊपर, तो बेस और हाइपोटेन्यूज हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो cos 0 इज इक्वल टू बेस की जगह हम बेस हमारा यही रहेगा, हो जाएगा OA यानी कि रेडियस अपॉन
हाइपोटेन्यूज जो होगा वो तो हमारा रेडियस है ही, तो रेडियस अपॉन रेडियस r से r कैंसिल हो जाएगा, तो cos 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर है इतना? ये है तुम्हारा प्रूफ sin 0 और cos 0। तुम इसी तरीके से tan 0, cot 0, cosec 0, sec 0, cot 0 सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो, तो फिर हम नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट एंगल की बात करेंगे 30 डिग्री की। किस तरीके से हम sin 30 और cos 30 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम 30 डिग्री निकालने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना है। 30 डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। 30 डिग्री का एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये सपोज हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, नाम दे दिया सपोज ए बी सी। अब मान लिया ये तीनों जो साइड्स इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तो मान लिया कि जो तीनों साइड्स है वो हमारे सेम है, यानी कि सपोज ए ही है। ठीक है, तीनों साइड्स का जो लेंथ है वो हमारा ए है। अब हम ये जो वर्टेक्स ए है यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्लियर? मान लिया ये पॉइंट हमारा डी है, तो अब ये जो परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये जो बेस को हाफ हाफ डिवाइड करेगा, यानी कि ये जो हमारा ऑल्टीट्यूड ये परपेंडिकुलर है वो एक मीडियम की तरह काम करता है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल बन जाएंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? कॉन्ग्रुएंट के लिए भी देख लो भाई, क्योंकि अगर हम ADB और ADC इन दो आसपास वाले ट्रायंगल की बात करें, तो एक एंगल ये 90 डिग्री है, जो कि इस एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, एक ये हाइपोटेन्यूज है जो कि इधर वाले हाइपोटेन्यूज के बराबर है, और एक ये जो साइड AD है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो बाई RHS, एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया 9th में हम पढ़ाया गया होगा, RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो RHS की मदद से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। उसी तरह से ये जो एंगल है वो इस एंगल के भी बराबर होगा, क्योंकि मालूम है कि CPCT होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब तीनों के तीनों जो एंगल्स थे ये ऊपर पूरा का पूरा 60 डिग्री का होना चाहिए, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये पूरा का पूरा 60 डिग्री। तो अब अगर ये दोनों हाफ हाफ हैं, तो इन दोनों को 30-30 होना पड़ेगा। क्लियर है? बिल्कुल, ये दोनों एंगल्स जो है हमारे 30-30 डिग्री के हो जाएंगे। अब इसके बाद ध्यान से देखना है कि चूंकि ADB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जो ये ADB ट्रायंगल है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, और उसके पहले ये जो BD है, इस BD की वैल्यू हमें सोचनी पड़ेगी क्या हो सकता है। तो चूंकि BC हमारा A है, हमने माना है,
तो BD कितना होगा भाई, क्योंकि ये आधा आधा है, तो BD कितना हो जाएगा a/2, ये a/2 हो गया। अब हम क्या करें, इस हाइट यानी इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालें। तो इसको निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं एक ट्रायंगल ADB। तो एक ट्रायंगल ADB अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर है BD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर यानी कि a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a²/4 प्लस AD स्क्वायर। तो यहां से AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a² माइनस a²/4, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/4 AD स्क्वायर इज इक्वल। तो AD इज इक्वल टू कैसे आएगा, हम स्क्वायर रूट ले लें। तो जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो AD इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √3/4 का हो जाएगा 2 और a स्क्वायर का हो जाएगा a। यानी कि जो AD की वैल्यू होगी वो होगी √3/2 इंटू a। अब यहां पे देखो ये AD जो है वो हमारा आ चुका है √3a/2। क्लियर? अब इसके बाद अगर हमें थीटा की वैल्यू 30 चाहिए यानी कि sin 30 निकालना है अगर हमको, तो हमने सबसे पहले एक डेफिनेशन बताया था sin की कि sin थीटा इज इक्वल टू होता है कौन सा वाला साइड, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है? तो अगर हमें एंगल थीटा चाहिए, sin 30 डिग्री चाहिए, तो 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है यानी कि BD वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये ध्यान देना है, कोई सा भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने, उसको नाम दे लें सपोज ABC। अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, थीटा के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है दैट इज माय परपेंडिकुलर। ये इस एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस एंगल के ऑपोजिट ये वाला साइड है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। और थीटा के साथ एडजेसेंट जो लगा हुआ साइड है वो हमारा बेस कहलाएगा, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो तो हमारा हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। ठीक है? इसी तरह अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज नाम दे दिया हमने ABC, अब हम इस एंगल की बात करें, अगर हम इस एंगल थीटा की बात करें और पूछे कि इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा, तो देखो भाई परपेंडिकुलर हमारा इस एंगल के लिए ये BC होगा, क्योंकि हमने बताया है कि परपेंडिकुलर यानी जिस एंगल का हमें परपेंडिकुलर चाहिए, जिस एंगल के करस्पॉन्डिंग हमें चाहिए, उस एंगल का जो ऑपोजिट वाला साइड होगा वही हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है? तो अगर हमारा एंगल ये थीटा है तो इसकी करस्पॉन्डिंग ये जो BC है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, और थीटा के एडजेसेंट वाला साइड हमारा बेस होगा, और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। क्लियर? तो बस इसमें भी यही इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमें थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री चाहिए, तो देखो यहां पे 30 डिग्री का ऑपोजिट कौन सा साइड है, BD है ना, तो BD जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमें चूंकि sin 30 चाहिए, sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब sin 30 इज
कितनी है? a। ठीक, अब ये a से ये a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा कितना? a से a एक बार में कैंसिल हुआ है, तो 1/2। इसलिए sin 30 इज इक्वल टू होता है 1/2। क्लियर? अब इसी तरह अगर हम cos 30 की बात करें कि किस तरीके से हम ये निकालें कि cos 30 √3/2 होता है, तो देखो cos 30 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, है ना? तो देखो अब 30 डिग्री के लिए हमारा बेस क्या होगा? ये हमारा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के लिए बेस, ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज क्यों हो गया? तो ये जो एडजेसेंट वाला साइड है, जो एडी है, वो हमारा इस 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग बेस का काम करेगा। ठीक है, और इस बेस की वैल्यू कितनी है? अभी हमें निकाला है AD इज इक्वल टू √3/2a, तो यहां पे बेस की जगह हम लिख देंगे √3/2a और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग AB है, यानी कि और AB की वैल्यू हमारी a है, तो इसलिए हम यहां पे a लिखेंगे। तो a से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा भाई? √3/2। ये हो गया हमारा cos 30 की वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि 0 डिग्री और 30 डिग्री किस तरीके से साइन और कॉस में निकाला जाता है। हम इसी तरीके से हम tan का भी निकाल सकते हैं। tan 30 भी हमें देखो अगर हमको निकालना हो तो हमें tan मालूम है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इस 30 डिग्री के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? a/2 और बेस क्या होगा? √3a/2। तो अगर हम tan 30 को निकालना चाहें तो वो भी देखो ऐसे निकल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है, तो परपेंडिकुलर 30 डिग्री के लिए होगा हमारा a/2 डिवाइडेड बाई बेस, बेस है हमारा √3a/2, √3a/2। तो देखो a से ये a कैंसिल हो जाएगा एक बार में, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, यानी कि हमारे पास बचेगा क्या? 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। इसी तरह तुम किसी भी एंगल को निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड एंगल्स की बात कर रहा हूं, 0 से 90 डिग्री के बीच में जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इन सब की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फिलहाल आज इस क्लास में हमने 0 डिग्री और 30 डिग्री की बात की है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे यानी कि 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की बात करूंगा। तो अगर देखो इसी क्लास में 60 डिग्री को भी क्लियर कर देते, क्योंकि 60 डिग्री जो है इसी फिगर पे ही बेस्ड है, क्योंकि देखो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को हम नेक्स्ट क्लास की जगह इसी क्लास में कर देते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो। अगर हम साइन 60 डिग्री की बात करें, इफ थीटा इज इक्वल टू 60, तो सेम फिगर, सेम सब कुछ यही रहेगा, हम सिर्फ इस एंगल को देखेंगे 60 डिग्री को, तो साइन 60 इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग हम परपेंडिकुलर सोचेंगे कि क्या होगा, और बेस सोचेंगे क्या होगा, और हाइपोटेन्यूज सोचेंगे क्या होगा। तो इस 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा भाई? इस एंगल के ऑपोजिट, यानी कि AD, और AD की वैल्यू कितनी है? √3a/2। ठीक है, तो साइन 60 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि √3a/2 अपॉन 60 अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज तो हमारा ये AB ही होगा, लॉन्गेस्ट साइड, और उसका लेंथ है हमारा A। तो अब इसमें A से हम A को कैंसिल कर दें, तो ये हमारे पास कितना बचेगा? √3 ऊपर अपॉन
2। तो साइन 60 की वैल्यू भी इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं √3/2। क्लियर। अब इसी तरह अगर हम cos 60 की बात करें, cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो अब 60 डिग्री के लिए हमें बेस निकालना है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग हमारा बेस क्या होगा, BD यानी कि a/2, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AB होगा यानी कि A। तो हम क्या करें, cos 60 इज इक्वल टू बेस यानी कि a/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि A। तो अब A से A जो है एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1/2। तो ये हमारा हो गया cos 60 की वैल्यू। ठीक है। तो चलो 30 डिग्री के साथ साथ हमने आज इस क्लास में 60 डिग्री को भी कवर कर लिया कि किस तरीके से हम sin 0 cos 0, sin 30 cos 30 और sin 60 cos 60 की वैल्यू किस तरीके से हम निकालें। हम बाकी tan 30 tan 60 भी सेम इसी तरीके से हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसे अगर हमको cot 30 निकालना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, डिवाइड कर देंगे तो हमारा ज्योमेट्रिकली उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस तरीके से सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आज हमने इस क्लास में 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात की। नेक्स्ट क्लास में हम 45 डिग्री और 90 डिग्री की बात करेंगे कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकली हम sin 45 cos 45, sin 90 cos 90 इन दोनों को हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ करते हैं।